हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके थे, कॉम्प्लेक्स हमने शुरू किया था और आज हमें पढ़ना था एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लॉज शुरू करने से पहले ध्यान रखेंगे एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो है विशेषता बताता है एक वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी अपने ही भाई बंधु एडवर्ब की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एडवर्ब क्या करता है, विशेषता बताता है एडवर्ब की, एडजेक्टिव की और वर्ब की। अब इस एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आपको कई सारी चीजें पढ़नी है। इसी में आप शुरू करोगे क्या, कंडीशनल सेंटेंस। क्या शुरू करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में आपको समझ भी आएगा, मजा भी आएगा और क्वेश्चंस भी जगह जगह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। एडवर्ब क्लॉज में आपको कई चीजें पढ़नी है, जिसमें आप पढ़ोगे इफ। सबसे पहले इफ मतलब यदि, अगर। ठीक है, लेस्ट शुड पढ़ोगे, ऑन कंडीशन दैट पढ़ोगे, इवन इफ इवन दो पढ़ोगे, वेदर और पढ़ोगे, अनटिल अनलेस और नो सूनर दैन पढ़ोगे। ठीक है, इसी में आप हार्डली भी पढ़ोगे, हार्डली वैन भी इसी में आपको पढ़ना है। ठीक, मीनिंग सेम होते हैं इसलिए मैंने दोबारा यहाँ लिखा नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। अब सबसे पहला आपको पढ़ना है क्या, इफ। इफ मतलब यदि या अगर, यानी कुल मिला के आपकी शुरुआत किसकी हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ठीक, कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन आपके सामने रख दी जाए, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, सामने एक फोटो लगाई है, ये फोटो आपको सीधे सीधे बता देती है कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। क्या लिखा है, अगर मुझे गर्ल नहीं मिली तो मैं जंगल भाग जाऊंगा। मेरी पेन भाग गई। ठीक है, अगर मुझे गर्ल नहीं मिली तो मैं जंगल भाग जाऊंगा। तो अगर ये काम नहीं हुआ तो ये काम हो जाएगा, या अगर ये काम नहीं हुआ तो ये काम नहीं होगा, अगर ये काम हुआ तो ये काम होगा। ठीक, यानी कि जहां पे एक कंडीशन रख दी जाती है और फिर उसके रिजल्ट की बात होती है, वहां हम बोलते हैं कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, जहां पे दो एक्शंस होंगे, टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। पहले गर्ल मिलेगी, नहीं मिली तो दूसरा काम क्या है, जंगल भग जाएगा ये। ठीक, और जो सेकंड वाला है वो डिपेंड करता है किस पर, फर्स्ट पर। जंगल कब भागेगा, जब इसको गर्ल नहीं मिलेगी। ठीक है, जंगल कब भागेगा, जब इसको गर्ल नहीं मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको उधर इमेज में दिख गया, दूसरा एग्जाम्पल इधर है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। आप सफल हो जाएंगे यदि आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो सफल होने का काम है वो डिपेंड किस पे करता है, आपके मेहनत करने पे। यानी दो एक्शन हुए, दूसरा वाला एक्शन पहले वाले पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत पहली चीज जो आती है वो आती है इफ। इफ, अब इफ का जरा समझिएगा, मीनिंग क्या होती है, यदि या अगर। इसके कितने टाइप होते हैं, टोटल 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होंगे आपको देखने को मिलेंगे, 5 टाइप। लेकिन मैं बस 4 पढ़ाऊंगी क्योंकि 5वें में कोई टाइप है ही नहीं। पहला टाइप जो होता है उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा आपका वो क्या रहता है कि 2 क्लॉज तो होनी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, 2 क्लॉज आपको पक्की बात है मिलेंगी ही मिलेंगी। तो जो एक क्लॉज होती है वो होती है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में, और एक क्लॉज होती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, कोई भी क्लॉज आगे पीछे हो सकते हो, इसके लिए परेशान मत होइएगा। दूसरी क्लॉज जो है, मतलब दूसरा टाइप जो है, उसमें क्या दिखेगा आपको, उसमें एक क्लॉज में दिखेगा वर और दूसरी क्लॉज में क्या दिखेगा, वुड के साथ V1 दिखेगा। ठीक, तीसरे में क्या है, तीसरे में आपको दिखती है एक क्लॉज में हैड प्लस V3 और दूसरी क्लॉज में क्या दिखेगा, वुड हैव, और अगर हैव लगा है तो साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। चौथा टाइप जो होगा वो आपको क्या दिखेगा,
पहले क्लॉज में दिखेगा आपको पास्ट का इंडेफिनिट और दूसरी क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस V1। ठीक, ये मेन 4 टाइप है। 5वीं टाइप में कुछ टाइप है ही नहीं, जहां पे इफ दिखे इफ लगा दो, बात खत्म करो। ओके, अब इफ के भी कभी कभी होता है कि इफ हटा के हम इफ का कोई सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। इफ के सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, मैं बोलूं सपोज। हम लोग बोलने में बहुत गलती करते हैं, हम सपोज और इफ दोनों एक साथ ही लिख देते हैं। क्या कहते हैं, सपोज इफ आई डाई व्हाट विल यू डू, है ना, सपोज इफ एक साथ कर देते, गलत होता है। या तो सपोज बोलो या फिर इफ बोलो। कभी कभी हम इफ और इन केस भी लगा देते हैं एक साथ, ये भी गलत होता है। इन केस जो है वो इफ का ही सिनोनिम है। ठीक है, सपोज की जगह आप सपोजिंग भी लिख सकते हो। जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें आएंगी। तो इफ की जगह सपोज भी हो सकता है, इन केस भी हो सकता है, सपोजिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 4 आपके सिनोनिम हैं आपस में ही। ठीक है, तो इफ के ये 4 टाइप जहां पे आपको असल में चीजें समझनी है। 5वें टाइप में कुछ नहीं है, बस यदि का मीनिंग होगा और इफ लगा दो आप, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम पहला टाइप। पहला टाइप जिसमें कॉम्बिनेशन आपको किसका दिखता है, एक क्लॉज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, दूसरी क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो इसमें होता क्या है असल में, देखो दोनों ही काम फ्यूचर में हो रहे होंगे, एक काम पहले होगा दूसरा उसके बाद होगा। ठीक है, अगर मैं कहती हूं अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो लाल किला देखूंगी, मैंने बोला अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो लाल किला देखूंगी। दोनों ही काम फ्यूचर में होने वाले हैं, दिल्ली भी फ्यूचर में जाऊंगी, लाल किला भी फ्यूचर में जाऊंगी, सॉरी देखूंगी। ठीक है, दोनों काम कहाँ होंगे, फ्यूचर में होंगे। टाइप 1 में ध्यान रखेंगे, दोनों काम कहाँ होंगे, फ्यूचर में हो रहे होंगे। ठीक है, अब जो पहला काम होगा वो लिखोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाद में यानी फ्यूचर के भी फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। कैसे, इफ ही गोज टू दिल्ली, अगर वो दिल्ली जाएगा, ही विल सी द रेड फोर्ट, तो ताजमहल, सॉरी आज मैं ताजमहल भी दिल्ली में शिफ्ट करवा के मानूंगी, तो वो लाल किला देखेगा। ठीक, 2 काम हुए, एक तो दिल्ली जाना, दूसरा लाल किला देखना। पहले कौन सा हुआ, दिल्ली जाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाल किला देखने का फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं बोलूं ही विल सी द रेड फोर्ट इफ he goes to Delhi। ठीक है, इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप रट्टा मत मारना कि पहली क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, दूसरी क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट होगी। आपको देखना है किस क्लॉज में कौन सा काम हो रहा है। जो काम पहले हो रहा होगा वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला एग्जाम्पल ऐसे दिखेगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अंग्रेजी सीखेंगे। मेहनत भी आप भविष्य में करने वाले हो और अंग्रेजी भी आप भविष्य में सीखने वाले हो। तो पहले मेहनत करोगे, उसके बाद अंग्रेजी सीखोगे। तो मेहनत करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंग्लिश सीखेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। देख लीजिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल लर्न इंग्लिश। लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, इफ सविता कम्स हियर शी विल मीट मी। अगर सविता यहाँ आएगी तो मुझसे मिलेगी। कंडीशन क्या है, उसका आना, रिजल्ट क्या है, मिलना। ठीक है, तो अगर सविता आएगी तो मिलेगी, सविता पहले आएगी उसके बाद मिलेगी। तो सविता के आने का हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मिलने का हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। लिखने का दूसरा तरीका, सविता विल मीट मी इफ शी कम्स हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इफ ही गोज टू आगरा ही विल सी द ताजमहल। इफ ही गोज टू आगरा ही विल सी द ताजमहल। अगर वो आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। ठीक है, जाएगा भी फ्यूचर में, देखेगा भी फ्यूचर में। पहले जाएगा उसके बाद देखेगा, तो पहले जाने वाली क्लॉज आपकी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में और देखने वाली हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट में। लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि ही विल सी द ताजमहल इफ ही गोज टू आगरा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इफ राकेश इनवाइट्स मी आई शैल मीट हिम। अगर राकेश मुझे इनवाइट करेगा तो मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, अगर राकेश मुझे इनवाइट करेगा तो मैं उससे मिलूंगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलूंगा। मुझे कौन सी गर्ज है
ओके तो पहले इनवाइट करेगा फिर मिलूंगा, तो जो पहले इनवाइट करने वाली बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगी, उसके बाद मिलने वाली बात है फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगी। बोलने का दूसरा तरीका क्या है, आई शैल मीट राकेश इफ ही इनवाइट्स मी। ओके तो ये था आपका टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, दो काम होंगे, दोनों ही फ्यूचर में हो रहे होंगे, जो काम पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो काम बाद में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, दैट इज इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होता है, देखो ध्यान देना, टाइप 2 में क्या होगा, कोरी कल्पना होगी, इमेजिनेशन, ठीक है, कोरी कल्पना की बात होती है और कल्पना के बाद उसका जो रिजल्ट होगा उस कल्पना का, उसकी बात होती है। ओके क्या होता है, इमेजिनेशन दिखता है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा और स्ट्रक्चर समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले आप लिखते हो इफ, अगर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ आप यहाँ वर लगाते हो। क्यों लगाते हो, इमेजिनेशन के लिए वर ही लगता है, ठीक है। इसके बाद कोई वर्ब नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, जब आप इमेजिनेशन करते हो तो आप काम करने का इमेजिनेशन नहीं करते हो, आप इमेजिनेशन किस चीज का करते हो, होने का। मैं ये होता, मैं वो होता तो क्या होता, तो सोचो क्या होता, ठीक है। सिर्फ होने की इमेजिनेशन आप करते हो, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद आता है वर, फिर कुछ बचा हुआ पार्ट, फिर दूसरी क्लॉज यहाँ कॉमा से शुरू है, सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस V1, फिर बची हुई चीज है। लिखने का एक तरीका और है, हम इफ नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप इफ मत लिखिए, वर को आगे बढ़ा दीजिए, फिर बाकी चीजें एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। कैसे, मैं बोलूं कि अगर मैं राजा होता तो राजमहल में रहता, अगर मैं राजा होता तो राजमहल में रहता, तो हम क्या करेंगे, अगर के लिए लगाया इफ, सब्जेक्ट कौन है, आई, होना इमेजिनेशन है, क्या लिखा, वर, इफ आई वर अ किंग, पहला क्लॉज खत्म। तो अब आगे का सब्जेक्ट वुड प्लस V1, फिर बची हुई चीजें, आई वुड लिव इन अ पैलेस। बोलने का दूसरा तरीका क्या होगा, मैं यहां लिख देती हूं, दूसरा तरीका क्या होगा, हम इफ नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, वर आई अ किंग आई वुड लिव इन अ, भाई क्या लिख रही हूं, लिव इन अ पैलेस, ठीक है। वर आई अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, ये लिखने का दूसरा तरीका है। एक और एग्जाम्पल, इफ ही वर माई स्टूडेंट ही वुड वर्क हार्ड, अगर वो मेरा स्टूडेंट होता वो मेहनत करता, ठीक है, अगर वो मेरा स्टूडेंट होता वो मेहनत करता, अगर होता तो करता, इमेजिनेशन है मेरी, मेरा स्टूडेंट है ही नहीं सामने वाला, तो मेहनत क्या करेगा, ठीक है। तो इमेजिनेशन में हमने क्या किया, इफ किया, सब्जेक्ट किया, वर किया, बची हुई चीज, फिर दूसरी क्लॉज में सब्जेक्ट वुड प्लस V1। लिखने का दूसरा तरीका क्या है, क्या होगा, वर ही माई स्टूडेंट, ठीक है, आगे ही would work hard, he would work hard। नेक्स्ट है, इफ सोहन वर रिच ही वुड हेल्प मी, अगर सोहन धनी होता मेरी मदद करता, सोहन धनी नहीं है, मेरी कोरी कल्पना है कि सोहन धनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर लगाया, बाकी चीजें लिखी, फिर दूसरा क्लॉज आता है, सब्जेक्ट लगाया, वुड प्लस V1 लगाया, बाकी चीजें लिखी। लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, वर सोहन रिच ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ राकेश वर ऑनेस्ट ही वुड कम हियर, अगर राकेश ऑनेस्ट होता तो यहाँ आता, मेरी इमेजिनेशन है कि राकेश ऑनेस्ट होता तो यहाँ आता, नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ राकेश वर ऑनेस्ट ही वुड कम हियर, दूसरा तरीका, वर राकेश ऑनेस्ट ही वुड कम हियर, ठीक है। ऐसे ही, इफ ही वर अ टीचर ही वुड टीच मी, अगर वो एक टीचर होता तो मुझे पढ़ाता, टीचर है ये नहीं पढ़ाएगा कैसे, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, वर ही अ टीचर ही वुड टीच मी, वर ही अ टीचर ही वुड टीच मी। ओके, तो ये था आपका टाइप 2, आई होप समझ आया होगा। इन चीजों को आप प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा।
टाइप 2 हम पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में क्या था, दो काम होंगे, दोनों फ्यूचर में होंगे। जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम बाद में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट। टाइप 2 में हमने बात की है इमेजिनेशन की, वर लगेगा, वुड प्लस V1 साथ में आएगा। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में सीधे सीधे पास्ट की एक कंडीशन और उसका रिजल्ट दिखता है। ठीक है, टाइप 3 में पास्ट की एक कंडीशन और उसका रिजल्ट दिखता है। और इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरह से दिखेगा, सबसे पहले इफ आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बची हुई चीजें। फिर जो दूसरी क्लॉज है उसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक, इफ नहीं लगाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर दो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर बचा हुआ एज इट इज लिखेंगे। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। अगर मैंने आपको देखा होता, मैंने अपनी कार रोकी होती। पास्ट की ही दोनों कंडीशन है, मैं देखता भी पास्ट में, रोका भी कब, पास्ट में ही होता। ठीक है, तो दोनों काम पास्ट के हैं, पहले मैं देखूंगा फिर रोकूंगा। ठीक, तो पहला एक्शन क्या हुआ, देखना, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कार रोकना। ठीक है, तो अगर मैंने देखा होता आपको तो मैंने अपनी कार रोकी होती। ये है एक्शन, ये है उसका रिजल्ट, ये है कंडीशन, ये है उसका रिजल्ट। कैसे लिखते हैं, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3 हैड सीन यू, फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, फिर बची हुई चीजें। ठीक, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे हैड लगा के आगे सिर्फ वुड प्लस V1 कर देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आप ये चीज ध्यान रखो, अगर यहाँ हैड है तो यहाँ वुड हैव ही होगा। ओके, वुड हैव की जगह कुड हैव, शुड हैव भी कभी कभी आपको दिख सकता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन वुड हैव का कभी सिर्फ वुड नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉन अब्रॉड। अगर उसने मेहनत की होती तो अब्रॉड चला गया होता। पास्ट की दोनों कंडीशन है कि पास्ट में मेहनत की होती तो रिजल्ट क्या होता, उसका अब्रॉड गया होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉन अब्रॉड। अच्छा, दूसरा तरीका भी बता दूं, दूसरा तरीका क्या होता है, जब हम इफ नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले वाले का हैड आई सीन यू, हैड आई सीन यू, फिर आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये पहले वाले का है। दूसरे वाले की अगर बात करें, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉन अब्रॉड, तो हैड ही वर्कड हार्ड he would have gone abroad। ठीक है, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही वुड हैव मेट हिज कजिन। अगर वो दिल्ली गया होता तो अपने कजिन से मिला होता, ना तो दिल्ली गया ना अपने कजिन से मिला। ठीक है, पास की कंडीशन और उसका रिजल्ट। इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली हैड प्लस V3 है, फिर इधर वुड हैव प्लस V3 है। ठीक, इफ यू हैड टेकन द एग्जाम यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर आपने एग्जाम दिया होता तो आप पास हुए होते। अब यहाँ टेक द एग्जाम से समझिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीज होती है। ठीक है, टेक द एग्जाम और गिव द एग्जाम। ओके, टेक द एग्जाम, हिंदी में बोलोगे एग्जाम लेना, एग्जाम देना, तो आप कहोगे स्टूडेंट्स विल गिव द एग्जाम। नो, इंग्लिश में उल्टा होता है, इंग्लिश अंग्रेज पैदा ही उल्टे हुए थे। टेक द एग्जाम मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के लिए यूज करना है तो टेक द एग्जाम होगा, और अगर टीचर के लिए यूज करना है तो गिव द एग्जाम होगा। जो टीचर एग्जाम ले रहा है उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं गिव द एग्जाम, और जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं टेक द एग्जाम। थोड़ा सा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। सो इफ यू हैड टेकन द एग्जाम यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर आपने परीक्षा दी होती तो आप सफल हो गए होते। दोनों ही पास्ट की एक कंडीशन और उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हैड यू टेकन द एग्जाम यू वुड हैव सक्सीडेड। ठीक, आई होप टाइप 3 आपको समझ आया होगा। टाइप 2 में हमने इमेजिनेशन देखी, टाइप 1 में हमने फ्यूचर के दो काम देखे, टाइप 3 में हमने पास्ट की एक कंडीशन और उसका रिजल्ट देखा। अब हम बात करेंगे टाइप 4 की। टाइप 4 में क्या आता है, देखो टाइप 4 में पहली क्लॉज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी वाली होती है वुड प्लस V1 में। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा,
काइंड ऑफ रिग्रेट वाली चीज दिखेगी, ठीक है, या जो चीज हो नहीं रही है ऐसी दिखेगी। जैसे मैं बोली इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट द प्रेसिडेंट, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो प्रेसिडेंट से मिलूं, मतलब जा नहीं रहा हूं, हवाई बातें कर रहा हूं, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो प्रेसिडेंट से मिलूं। प्रेसिडेंट जो है हमारे चाचा हैं, तो जैसे मैं दिल्ली जाऊंगी चाचा जी आएंगे स्टेशन पे मुझे लेने। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई विल मीट द प्रेसिडेंट, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो मिलूं, यानी कि आपको कुछ, ये क्या हो गया भाई, ओके तो इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट द प्रेसिडेंट, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो प्रेसिडेंट से मिलूं, यानी कि कुछ अनलाइकली, यानी जो हो नहीं रही है चीज, जो होने वाली नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई अनलाइकली या रिग्रेट जैसी चीज दिखती है। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट द प्रेसिडेंट, दिल्ली जाऊं तो मिलूं। इफ रेखा केम हियर शी वुड लर्न इंग्लिश, अगर रेखा यहाँ आए तो अंग्रेजी सीखे, ना आती है ना सीखती है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करे तो वो पास हो जाए, ना करता है ना पास होता है, ठीक। इफ यू कॉल्ड मी यू वुड कम टू, सॉरी आई वुड कम टू योर हाउस, तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे घर आऊं, ठीक है। इफ आई हैड अ स्टैम्प आई वुड गिव इट टू यू, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ हैड देख के आपको लगेगा ये तो हैड है, तो इसके साथ वुड हैव होना चाहिए, तो यहाँ पे वुड हटा के आप क्या कर दोगे, वुड हैव गिवन कर दोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ हैड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स यहाँ हैड खुद वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। हैव की सेकेंड फॉर्म होती है, हैव मतलब वो पोजेशन, होना, मेरे पास है कोई चीज, ठीक है, तो हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड होती है, ठीक। तो हैड यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, खुद ही वर्ब का काम करे, तो यहाँ हैड और वुड हैव वाला नहीं लगाएंगे। इफ आई हैड अ स्टैम्प, मेरे पास स्टैम्प हो तो मैं तुम्हें दूं, है ही नहीं तो दूं कहाँ से, ठीक है, मेरे पास नहीं है। इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड सेंड हर अ मैसेज, अगर मुझे उसका एड्रेस पता हो तो मैं उसे एक संदेशा भेजूं, पता ही नहीं है भेजू कहाँ से, ठीक है। तो जो चीज अनलाइकली है, जो होने वाली नहीं है, उन चीजों को जब आप लिखते हो एक सेंटेंस में तो वो बनता है आपका टाइप 4। इसमें पहली क्लॉज आपकी होती है पास्ट इंडेफिनिट में, द अदर वन इज विथ वुड प्लस V1। ये 4 टाइप हैं इफ के अंदर। आई होप समझ आया होगा। अब आपको करना एक काम है, क्या काम करोगे, देखो बहुत ध्यान से समझना। आपको बनाना है ऐसे कुछ इस प्रकार से एक टेबल बनानी है, टेबल का निर्माण करना है, ठीक है। ऊपर लिखना है इफ देवता, ओम इफ आय नमः, ठीक है। और इस तरह से आपको ये 4 रोज बनानी है, रोज रोज नहीं बनानी है, 4 रोज ROWS बनानी है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। फिर आपको ऐसे बनाना है एक कॉलम, इस कॉलम में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखोगे दोनों काम फ्यूचर में, ठीक। दूसरे में क्या लिखोगे, बस कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखे जा रही हैं, अंग्रेजी पढ़ा रही हैं मैडम जी, इमेजिनेशन, ठीक, इमेजिनेशन। तीसरे में आपने क्या पढ़ा है, तीसरे टाइप में क्या होता है, पास्ट की कंडीशन और उसका रिजल्ट। चौथे में क्या होता है, जो काम होने वाला नहीं है बस उसकी हम बात कर रहे हैं, अनलाइकली होगा या रिग्रेट होगा, ठीक। आगे हमें लिखना है स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, तो भाई पहली क्लॉज मतलब जो काम पहले हो रहा होगा उसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो काम दूसरा हो रहा होगा उसको लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक। फिर इमेजिनेशन वाले में क्या था, पहली क्लॉज आपकी होती थी वर के साथ, और दूसरी क्लॉज कैसे होती थी, वुड प्लस V1 के साथ। तीसरी में आपने क्या देखा, तीसरे टाइप में आपने लिखा था हैड प्लस V3 था, और दूसरी क्लॉज में क्या था, वुड हैव प्लस V3 था। चौथे में आपने क्या देखा है, पहली क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट थी, दूसरे वाले में क्या था, वुड प्लस V1 था। तो ऐसे इस टाइप से आप जब आप टेबल बना लेते हो, आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा होता है, और जल्दी जल्दी आप देख के समझ जाते हो, पूरा आपको कहानी पढ़ने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। तो इफ यू वांट
इस टाइप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक आइडिया के लिए, ताकि आप बाद में खुद से अपना बना सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, चलिए इसको देखते हैं। पहला आपके सामने है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर आप मेहनत करेंगे, दूसरी क्लॉज आप देख रहे हो किस में है, इसमें आप कोई चेंज कर नहीं सकते हो। दूसरी क्लॉज किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट सिर्फ टाइप 1 में दिखा था आपको, जिसमें पहली क्लॉज किस में थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप क्या करोगे? इफ यू, सीधे वर्क ही लिख दो, आपका काम खत्म। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो आप पास हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ इट रेन टुमारो वी शैल नॉट सेल। अगर कल बारिश होती है या अगर कल बारिश होगी तो हम सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट आपका होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से रेन का क्या हो जाएगा? रेन्स हो जाएगा। ठीक है, अगला, इफ आई नो हिज एड्रेस आई वुड टेल यू नाउ। अगर मुझे, मीनिंग निकालने से पहले देख लेना, यहाँ क्या है? वुड प्लस V1। वुड प्लस V1 सिर्फ 2 जगह होता है, टाइप 2 में और टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 2 में जहाँ था उसमें पहले क्या था? वर्ब था और कोई वर्ब नहीं थी, जबकि टाइप 4 में पहली क्लॉज में क्या था? पास्ट इंडेफिनिट होता था। पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब है वर्ब होती थी, यहाँ वर्ब दी हुई है, दैट मीन्स ये टाइप 4 है। तो इफ आई नो का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म वाली PDF ऑलरेडी दे चुकी हूँ, न्यू कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई हैव मनी आई वुड गिव यू। ठीक, वुड प्लस V1 है दूसरी सेंटेंस में, दूसरी क्लॉज में, तो पहले में क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैव आपकी वर्ब है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? टाइप 4। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं तुम्हें दूँ, है या नहीं तो दूँ कहाँ से? ओके, इफ इट, अब यहाँ बी फैमिली को कुछ चीज आने वाली है। पॉसिबल आई वुड हेल्प हिम। अगर ये पॉसिबल हो तो मैं उसकी मदद करूं, पॉसिबल ही नहीं तो मदद कहाँ से करूं? वुड प्लस V1 है और बी फैमिली से वर्ब लगानी है, तो हम क्या कर दें? इफ इट वॉज पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो मैं उसकी मदद कर देता। वर आई ए डॉक्टर, वर आई ए डॉक्टर, वर है यानी टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या होता है? वुड प्लस V1 लगता है, तो हम क्या लिखेंगे? आई वुड ट्रीट। आई डोंट नो मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कितना क्लियर लिख पाऊँ। एक तो डॉक्टर देख के मेरे अंदर डॉक्टर की आत्मा भी आने लगती है। ठीक है, इफ आई नो हिज एड्रेस आई वुड हैव टोल्ड यू देन। दूसरी क्लॉज में क्या है? वुड हैव प्लस V1 है, तो पहली वाली क्लॉज में क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3। सो हैड प्लस V3 यानी नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई हैव मनी आई वुड गिव यू। ये तो आई थिंक रिपीट हो गया, यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे? हैड कर देंगे। तो आई होप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम करेंगे लेस्ट शुड की। लेस्ट शुड का मीनिंग क्या होता है? नोट डाउन करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, और ना दिख रहा है मतलब ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। जिस सेंटेंस में लेस्ट या शुड लग गया वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी बोलते हो, पढ़ाई कर लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। ठीक है, खाना खा लो कहीं ऐसा ना हो बेहोश हो जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम यूज करते रहते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेस्ट शुड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पेपर में आपको शुड की जगह मे लगा देगा, कैन लगा देगा, कुछ भी लगा देगा। ध्यान रखेंगे, लेस्ट के बाद क्या आता है? शुड आता है। दूसरी बात, जब ये खुद नेगेटिव है तो क्या इसके साथ एक और नेगेटिव आएगा? अगर खुद नेगेटिव है तो इसके साथ एक और नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी मीनिंग बदल जाएगी आपकी।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ना तो लेस्ट के बाद शुड के अलावा कुछ और आएगा, ना ही कभी कोई नेगेटिव आएगा। जैसे कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। पेपर में क्या करेगा, लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन कर देगा, या फिर लेस्ट यू मे फॉल डाउन कर देगा। इस तरह से खेल होता है पेपर के अंदर। तो ध्यान क्या रखना है, बस दो ही चीजें, तीन चीजें, गिन के तीन चीजें। लेस्ट शुड की मीनिंग, लेस्ट के बाद शुड आता है, नॉट नहीं आता है, बस इतना याद है, काम खत्म है। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट टाइम शुड पास, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। डू नॉट स्पीक लाउडली लेस्ट समवन शुड हियर इट, तेज मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। ठीक है, रीच द स्टेशन ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, स्टेशन पर समय से पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। ठीक है, ये था लेस्ट और शुड का कंसेप्ट। सिर्फ तीन चीजें, लेस्ट शुड की मीनिंग, लेस्ट और शुड मतलब लेस्ट के बाद शुड आता है, और तीसरी चीज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात हम करेंगे ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग। सबका मीनिंग सेम होता है। मीनिंग क्या होता है, बशर्ते, क्या मीनिंग होता है, अरे भाई हाँ, बशर्ते, या फिर इस शर्त पर, और कंडीशन दैट, समझ रहे हैं, इस शर्त पर। दोनों का मीनिंग सेम होता है, कोई नियम कानून नहीं है, जहां मीनिंग है वहां लगा दो, बात खत्म। आई कैन टीच यू ऑन कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड, मैं आपको पढ़ा सकता हूं इस कंडीशन पर कि आप मेहनत करो, मैं आपको पढ़ा सकता हूं बशर्ते आप मेहनत करो। ठीक है, यहाँ क्लॉज का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे जहां पे ये मीनिंग आए वहां पे ये शब्द लगा देंगे। ऑन कंडीशन दैट लगाना है वो लगा दो, प्रोवाइडेड लगा दो, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, जो मन वो लगा दो, इनमें से मीनिंग बस ध्यान रखना, बशर्ते या इस शर्त पर आपकी मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिएगा एक बार, आगे बढ़ते हैं। इवन इफ, इवन दो, इवन इफ, इवन दो मीनिंग क्या होती है, भले ही। क्या मीनिंग होती है, भले ही। ठीक, भले ही, कोई रूल नहीं है, जहां पे आपको मीनिंग दिखे वहीं लगा दो। जैसे कि इवन इफ ही कम्स लेट आई विल नॉट टर्न हिम आउट, भले ही वो लेट आए मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा। इवन इफ या इवन दो यू आर वीक इन इंग्लिश यू कैन लर्न इट, भले ही आप अंग्रेजी में कमजोर हो आप इसे सीख सकते हो। इवन इफ सोहन लाइज ही विल हेल्प यू, भले ही सोहन झूठ बोलता है वो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इवन इफ, इवन दो का मीनिंग क्या है, भले ही, और बस जहां मीनिंग आए वहां पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने का दूसरा तरीका और भी हो सकता है, ही विल हेल्प यू इवन इफ सोहन लाइज। ठीक, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम अगली बात करने वाले हैं वेदर और की। वेदर और कहाँ लगता है, तो जहां पे हिंदी में आपकी मीनिंग आए किस चीज की, चाहे या, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठीक है, वन शुड बेथ विथ कोल्ड वाटर वेदर वन नोज हाउ टू सिंग और नॉट वन शुड सिंग। सो वेदर और यहाँ आपको दिखा चाहे या के केस में। ठीक है, जैसे वेदर वी स्पीक हिंदी और इंग्लिश वी शुड नो द ग्रामेटिकल रूल्स, चाहे हम हिंदी बोले या इंग्लिश बोले हमें ग्रामेटिकल रूल्स समझ आने चाहिए या हमें जानना चाहिए। वेदर यू आर अ टीचर और अ स्टूडेंट यू शुड कम इन टाइम, भले ही आप टीचर हो या स्टूडेंट हो आपको समय पर आना चाहिए। वेदर ही इज रिच और पुअर ही इज माई स्टूडेंट, भले ही मतलब चाहे वो रिच हो या पुअर हो वह मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, वेदर ही कम्स और नॉट आई डोंट केयर, चाहे वो आए या ना आए आई डोंट केयर। ठीक है, वेदर और का ये फंडा होता है, कुछ नहीं याद रखना है, बस चाहे या मीनिंग याद रखिए, जहां मीनिंग आए वहां लगा दीजिए, दैट इज इट। अगली जो बात है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, अनटिल और अनलेस। ठीक है, क्या चीज है, अगली बात हमें करनी है अनटिल और अनलेस की। अनटिल और अनलेस होता क्या है, हिंदी में आप बोलते होंगे जब तक कि नहीं, क्या मीनिंग होती है, जब तक कि नहीं, जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तब तक मैं पढ़ूंगी नहीं।
ठीक है, जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तब तक मैं नहीं पढ़ूंगी, या फिर जब तक तब तक भी होता है इसका मीनिंग। अनटिल अनलेस दोनों का मीनिंग सेम होता है, इफ नॉट, ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक, तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है अनटिल और अनलेस में? देखो अनटिल में टी है ना, तो टी से आप ध्यान रखेंगे क्या, टाइम, जहां पे टाइम की बात हो वहां अनटिल लगा दोगे, जहां पे कंडीशन की बात होगी वहां अनलेस लगा दोगे। कैसे? मान लो मैं बोलूं अनटिल राम ब्रिंग्स वाटर रेखा वोंट मेक टी, जब तक राम पानी नहीं लाएगा रेखा चाय नहीं बनाएगी। जब तक राम पानी नहीं लाएगा रेखा चाय नहीं बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद राम पानी लेके आ जाएगा, लेके तो आएगा, एक टाइम के बाद पानी लेकर आएगा राम, उसके बाद रेखा चाय बनाएगी। तो वहां पे हमने क्या लगाया, अनटिल लगाया। मैं कहूं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे नंबर पाने के लिए क्या चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, ये कंडीशन है कि मेहनत चाहिए। वेट अंटिल आई कम, मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं आ ना जाऊं। ठीक है, तो मैं कहीं गया हूं तो भाई लटकने तो नहीं गया हूं, वापस आऊंगा एक समय के बाद, तो एक टाइम के बाद वापस आने वाला हूं, हमने क्या लिखा, अनटिल लिखा। ठीक है, अनटिल ही गेट्स अप आई शैल कीप ऑन सिटिंग हियर, जब तक वो उठ नहीं जाता मैं यहीं बैठा रहूंगा। सामने वाला बंदा सो रहा है तो एक टाइम के बाद उठेगा, नींद पूरी होगी, कुंभकर्ण नहीं है कि 6 महीने सोएगा, तो जब तक उठ नहीं जाता तब तक वहीं बैठा रहूंगा, अनटिल लगा दिया। ठीक है, जब तक राकेश दरवाजा नहीं खोलेगा सुधा अंदर नहीं जाएगी। अब भैया राकेश जी जो हैं दरवाजा बंद करके गुस्से में बैठे हैं, सुधा जी बाहर खड़ी हैं। ठीक है, तो जब तक राकेश भैया दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक सुधा दीदी अंदर कैसे जाएंगी? एक टाइम के बाद लेकिन खोल देंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा राकेश भैया का। तो अनटिल हमने कर दिया राकेश के साथ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, अनलेस वी अर्न अ लॉट ऑफ मनी पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट अस, जब तक हम ढेर सारा पैसा नहीं कमा लेते लोग हमारे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो वो टाइम कब आएगा हमें नहीं पता, क्या पता आज हमारी लॉटरी लग जाए, हम ढेर सारा पैसा कमा लें, क्या पता हमें सालों लग जाए ढेर सारा पैसा कमाने में कि लोग हमारे रिस्पेक्ट करें, बट द कंडीशन इज दैट हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। तो यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, बात है यहाँ एक कंडीशन की कि हमारे पास देखो भैया ढेर सारा पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढेर सारा पैसा। तो अनलेस वी अर्न अ लॉट ऑफ मनी वी पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट अस। तो अनटिल अनलेस का डिफरेंस अगर आपको समझ आया तो अब मेन चीज ध्यान रखेंगे क्या, कि देखो जो अनटिल अनलेस वाली क्लॉज होती है उसमें ना तो आप नॉट लगाओगे, क्यों? क्योंकि जब तक कि नहीं, नेगेटिव होता है ऑलरेडी, तो नॉट लगाने का मतलब नहीं है। दूसरी बात, विल और शैल भी आप नहीं लगाते हो। कुल मिला के आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है। क्या? सबसे पहले मीनिंग क्या होती है, जब तक कि नहीं, एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि अनटिल और अनलेस वाली जो क्लॉज है, दूसरी क्लॉज में लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में आप ना तो नॉट लगाओगे और ना ही विल या शैल लगाओगे। बस ये 3 बातें याद रखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट और आज का आखिरी है जी, आज का आखिरी चीज क्या है, नो सूनर देन, एज, जस्ट एज, द मोमेंट, एज सून एज, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, व्हेन, बिफोर। ठीक है, अब नो सूनर देन इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही काम हुआ तुरंत दूसरा काम हो गया। ठीक है, मीनिंग क्या होती है, जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हो गया। ठीक है, जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हो गया। ठीक है, तो अब इनका यूज हम ज्यादातर आपसे क्या पूछता है, नो सूनर देन का खिलवाड़ कर देता है आपके साथ और हार्डली व्हेन का कर देता है। बाकी सारी चीजों में कोई नियम नहीं है, इसलिए इनसे क्वेश्चन भी नहीं बनता है।
नो सूनर देन की जगह आप एज भी लगा सकते हो, जस्ट एज भी लगा सकते हो, द मोमेंट भी लगा सकते हो, एज सून एज भी लगा सकते हो, हार्डली लगा सकते हो, ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो दो तरीके होते हैं इनको एक सेंटेंस में लिखने के। अब ये दो तरीके क्या हैं, या तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो या फिर मेन वर्ब के जस्ट पहले लगा दो, ठीक है। अब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाओगे तो दिक्कत क्या आती है, इन्वर्जन करना पड़ता है। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज इन्वर्जन, ये कौन सी नई चिड़िया है। इन्वर्जन का मतलब होता है, जनरली आप देखते हो आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, पहले सब्जेक्ट आता है देन हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो कुछ केस में अगर आप चाहो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे कर दे रहे हो, दैट इज इन्वर्जन। इवन जब आप देखते हो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो एन इन्वर्जन, ठीक है। तो जब भी नो सूनर या हार्डली को आप स्टार्टिंग में लगाना चाहोगे तो क्या होगा, आपको इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, नो सूनर देन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर देन। नो सूनर है तो देन लगेगा, हार्डली है तो वैन लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। THAN है, पेपर में क्या करता है, नो सूनर के साथ या तो देन कर देगा या तो वेन कर देगा या कुछ और कर देगा। जोड़ा मत भूलिएगा भाई, तुम अपना जोड़ा नहीं भूलते हो, इनका कैसे भूलोगे। अगर अपना नहीं भूलते हो तो इनका भी भूलने की कोशिश मत करना गड़बड़ हो जाएगी। नो सूनर डज ही कम देन आई स्टैंड अप, जैसे ही वो आता है मैं खड़ा हो जाता हूं, जैसे ही वो आता है वैसे ही मैं खड़ा हो जाता हूं, एक काम हुआ तुरंत दूसरा काम हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वह आता है, टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो नो सूनर, नो सूनर के बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब डज, देन ही, देन वर्ब, उसके बाद देन, फिर दूसरा सेंटेंस, ठीक है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, हार्डली लगा के लिखना चाह रहे हैं तो हार्डली डज ही कम व्हेन आई स्टैंड अप, ये भी ध्यान रखेंगे। हार्डली का जोड़ा व्हेन है, नो सूनर का जोड़ा देन है, ठीक है। नो सूनर की जो बीवी है वो देन है, हार्डली की बीवी व्हेन है, और अगर स्टार्टिंग में लगाएंगे तो इन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि आप मेन वर्ब के जस्ट पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेन वर्ब के जस्ट पहले अगर लगाना है आपको, यही चीज हम लिख के देखते हैं। नो सूनर डज ही कम देन आई स्टैंड अप, जैसे ही वह आता है मैं खड़ा हो जाता हूं। सो लिखेंगे ही नो सूनर कम्स देन आई स्टैंड अप, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग के लिए माफ कर देना, देखो आज मैंने एक डॉक्टर लिखा हुआ कहीं देख लिया है तो आत्मा थोड़ी सी अंदर आ गई है, ठीक है मेरे हाथ पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ही नो सूनर कम्स देन आई स्टैंड अप, ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका था। और अगर हार्डली करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ही हार्डली कम्स व्हेन आई स्टैंड अप, ही हार्डली कम्स व्हेन आई स्टैंड अप, लिखने का दूसरा तरीका। तो आपने क्या सीखा, जैसे ही वैसे ही इसका मीनिंग होता है। लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो स्टार्टिंग में लिख दो या फिर आप मेन वर्ब के पहले लिख दो, मेन वर्ब के पहले लिख दो, ठीक है। और दूसरा, दोनों में ही आप जोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नो सूनर के साथ दैन लगता है, THAN दैन लगता है, हार्डली के साथ WHEN व्हेन लगता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है खत्म। कोई भी चीज हो, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशंस में ट्राई करूँगी आपको वापस से समझाने का, ठीक है। या फिर डाउट आप लिख के रखिएगा, कभी होगा आपका डाउट सेशन, डिस्कशन सेशन, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।